नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाइन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान नक्सली पुलिस मुठभेड़ का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायकों ने नक्सली बताकर ग्रामीणों को मारने गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, ये आरोप झूठ है, ये बर्दाश्त नहीं है। इसके साथ ही सदन में विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने नक्सली घटनाओं का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि दिसंबर 2023 से जून 2024 तक प्रदेश में कितनी नक्सल घटनाएं हुई है। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने सदन में कहा कि फर्जी मुठभेड़ के जरिए नक्सली बताकर ग्रामीणों को मारा जा रहा है। पीडिया नटपल्ली में ऐसे मामले सामने आए हैं। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाकर सुरक्षा बलों के मनोबल को मत तोड़िए। पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि तेंदुपत्ता तोड़ने गए आदिवासियों को घेर कर मारा गया है। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि गलत आरोप मत लगाइए, ये आरोप झूठा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके गृह मंत्री जी की दाद देना चाहता हूं। उन्होंने बड़ी दिलेरी से स्वीकार किया है कि प्रदेश के इन 6 महीनों में 273 नक्सली घटनाएं हुई हैं। मतलब 6 महीने में शायद 182, 83, 84 दिन होता होगा, और उस बीच आपने 273 नक्सली घटनाएं बताई हैं। नक्सली घटनाओं में नक्सली पुलिस मुठभेड़ की 92 घटनाएं शामिल हैं, और इन घटनाओं में 19 जवान शहीद हुए हैं, 88 मरे हैं, 1 घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है, और 34 आम नागरिकों की हत्या की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूं, जो 34 आम नागरिकों की हत्या करना बताया गया है, वो हत्या किस प्रकार से हुई है? क्या गोली से हत्या मरे हैं, या गला काट के उनकी हत्या की गई है, या किसी अन्य प्रकार से 34 आम नागरिक की मृत्यु हुई है? ये बताने की कोशिश करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, उनकी बातें मैंने गुगली बॉल जाए टाइप का रहती हैं, तो मैं प्रारंभ से ही उसमें ज़्यादा चिंतित था और सोच रहा था, परंतु ये विषय ध्यान में आया कि इन सारी बातों को बहुत स्पष्टता के साथ सबके बीच सदन में रखा जाए। इसमें कोई संशय नहीं है कि जो घटनाएं हुई हैं और जो मुठभेड़ हुई हैं उनकी संख्या 273 है, और 92 घटनाएं ऐसी शामिल हैं जिसमें सुरक्षा बलों के बीच और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें 19 जवान हमारे शहीद हुए हैं, 88 घायल हुए हैं जो अब स्वस्थ हैं, लगभग दो चार को एक छोड़कर। माओवादियों के द्वारा 34 लोगों की हत्या की गई। मैं इस 34 का भी विषय माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा तो मैं रखता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। इसमें 4 ऐसे हैं जिनको जन अदालत लगा करके नक्सलियों ने मार डाला। इसमें आईडी के ब्लास्ट से मरने वाले आईडी नक्सलियों ने बिछा रखे हैं। बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर नक्सलियों ने आईडी बिछा रखा है। अभी आईडी किसी को पहचानता नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। सुरक्षा बलों को रोकने के लिए बिछाए हैं, आम नागरिक भी उसमें मारे जाते हैं, जानवर भी मारे जाते हैं, और मुझे तो ये लगता है कि कभी नक्सली भी उसमें मारे जाते हों। मुखबिरी के आरोप में 24 लोगों को मौत के घाट उतारा है नक्सलियों ने, और नक्सलियों की फायरिंग में 1 मृत्यु हुई है। इस तरीके से 34 कुल आम नागरिक इसमें हताहत हुए हैं, जिसकी जानकारी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मारे गए 137 नक्सलियों तथा गिरफ्तार किए गए 401 नक्सलियों में से कितने नक्सली इनामी नक्सली थे, कितने बाहरी थे, और कितने छत्तीसगढ़ के थे? पॉइंटेड क्वेश्चन। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी जानकारी है, पदभार संख्या है, SZCM है जो स्टेट जोनल कमेटी मेंबर हैं, ऐसे 2 लोग हैं जिनके ऊपर 25 लाख का इनाम था। डिविजनल कमेटी मेंबर हैं, ऐसे 6 लोग हैं जिन पर 8 लाख का इनाम था। कंपनी सदस्य हैं, ऐसे 13 लोग हैं जिन पर 8 लाख का इनाम था। कंपनी डिप्टी कमांडर हैं, 1 है जिस पर 8 लाख का इनाम था। कंपनी स्नाइपर कमांडर है जिस पर 8 लाख का इनाम था, 1 है। इसकी संख्या
स्मॉल एक्शन टीम कमांडर 1 है जिस पर 8 लाख का इनाम था। एरिया कमेटी सदस्य 22 हैं जिन पर 5-5 लाख के इनाम थे। LGS कमांडर है 1 जिस पर 5 लाख का इनाम था। प्लाटून सेक्शन कमांडर को कहते हैं जो 1 है, उन पर 3 लाख का इनाम था। सब जोनल एंटी सदस्य 1 है जिस पर 3 लाख का इनाम था। PPCM 13 हैं जिन पर 2-2 लाख का इनाम था। प्लाटून सदस्य 4 हैं जिन पर 2 लाख का इनाम था। कंपनी PM 5 हैं, प्रत्येक पर 2 लाख का इनाम था। LGS सदस्य 2 हैं जिन पर 1 लाख का इनाम था। ऐसी है कैटेगरी और है LOS करके, उन पर 3 हैं, उन पर 1 लाख का इनाम था। मिलिशिया कमांडर 8 हैं जिन पर 1 लाख का इनाम था। DSKM अध्यक्ष हैं जिन पर 1 लाख का इनाम था। CNM 1 है जिन पर 1 लाख का इनाम था और अन्य है जो 51 लोग हैं। इस तरीके से कुल 137 हैं जिन पर इनाम है और उनको वो इस पूरे अभियान के दौरान मारे गए। मैंने पूछा था इसमें बाहरी कितने थे और छत्तीसगढ़ के कितने थे? माननीय अध्यक्ष महोदय, बाहर और छत्तीसगढ़ के हिसाब से इसमें कैटेगराइजेशन नहीं है। मैं ये कैटेगराइजेशन करके और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को इसका जवाब दे दूंगा। चलिए, आपने अपने उत्तर में देखा होगा कि जितने भी हथियार जब्त हुए हैं उसमें भरमार बंदूक की संख्या भरमार है यानी ज़्यादा है। गिन के आप बता सकते हैं, लिखा होगा जैसा कि आप गूगली को अच्छी खेलते हैं। मैं ये चाहता हूं, आपने कभी भरमार बंदूक चलते हैं कि नहीं चलते या सिर्फ दिखावे के हैं, इसकी जांच कहीं कराई है? मैं इस माननीय अध्यक्ष महोदय इस शंका का अर्थ मैं नहीं समझ पा रहा हूं। इस मुठभेड़ में जो चीजें जब्त हुई हैं माल खाने में है। चलिए, आपकी शंका का समाधान मैं कर दूं। कि जो माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भरमार बंदूक के बारे में बात किया, बीजापुर जिले में मुठभेड़ होती है पीड़िया गांव में। उस पीड़िया गांव में और जहां पर बताया जाता है कि 600 जवान वहां पर लगभग एक बड़े ऑपरेशन करते हैं और 11 नक्सलियों को मारा जाता है और उसमें 10 भरमार मिलता है। 600 में 11 वहां के जो नक्सली मारे जाते हैं, 600 जवान ऑपरेशन में निकलते हैं और 11 वहां नक्सली मारते हैं, उसमें 10 भरमार मिलता है। क्या 10 भरमार से 600 जवान जिनके पास ऑटोमेटिक राइफल है, बहुत सारे आज के नए उसमें, क्या 10 भरमार से 600 जवानों का मुकाबला हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके बाद लगातार उस घटना को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया और हमारे प्रदेश से हम लोगों ने जांच दल बनाया और वहां पर मोटे मुआयने पे गए। ग्रामीणों ने हमें बताया कि वो 10 लोग वहां पर ग्रामीण थे, जिसमें से 11 जिसको मारना बताया गया, 10 ग्रामीण बताया उन्होंने। मैं खुद वहां पर गया हुआ था, ग्रामीणों से मैंने मिला। उनके छोटे छोटे जो बच्चे थे जो वहां पर जिन्हें नक्सली बताकर मारना बताया गया, उनके छोटे छोटे 2-2 माह के 3-3 माह के बच्चे, उनके साथ औरत वहां के उनके जो पत्नी आए थे। तो ये घटना है। दूसरी जो एक नड़पल्ली गांव है जहां पर जिस पर 110 घर है, वहां उस गांव में 110 घर रहता है, उसमें से 95 व्यक्तियों को पकड़ कर लाया गया। सिर्फ वहां पर 10 पुरुष ही बचे हुए थे, बाकी सब महिलाएं थे और सब लोग पकड़ कर इस तरीके से वहां पर किया जा रहा है। जो आप भरमार बंदूक की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं भी ये कहना चाहता हूं, लगातार वहां भरमार जो हो रहा है उस तरीके से लोग वहां पर मतलब जो फर्जी मुठभेड़ में रखने का काम हो रहा है, ये आपसे मैं कहना चाहता हूं। भरमार जब्त किए हुआ अभी भी हड़ताल चल रहा है। कभी सरकार के या तुम्हारे प्रशासन के आदमी उस गांव में जाके पूछे, ये पहला सवाल। दूसरा, अध्यक्ष जी, मंत्री जी, वो जो पीड़िया में कितना निर्दोष लोगों को गोली लगाए, वो गांव वाले को कितना लोगों को गोली लगा? वह तेंदुपत्ता तोड़ने वाले लोग वह जमा हो रहे थे, उसको चारों तरफ से घेर के मार के और 3-4 आदमी वहां घायल हुए थे। जो ये लोग जांच समिति वाले आदिवासी समाज, ऐसे नहीं कहा जा सकता है। आदिवासी समाज के लोग जाकर कहा जा सकता है, ये बिल्कुल गलत बात है। के लोग जाकर आपके इस बात का हॉस्पिटल मैं में कोई लाए। जवाब नहीं देना चाहता। ये गैर जिम्मेदाराना मान्यता किया है आपका। मान्यता अरे सर महोदय, शैलियों को बचाने का काम किया।
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सरकारी डॉक्टरों के घर से प्रैक्टिस करने पर सवाल उठा। भाजपा विधायक भैयालाल रजवाड़े ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आने वाला हर केस रिफर किया जा रहा है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि आपकी चिंता जायज है, मैं भी अवगत हूं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि 15 दिन के भीतर बैकुंठपुर जिला अस्पताल में सिविल सर्जन होगा, एनेस्थीसिया, स्त्री रोग विशेषज्ञ और दूसरे डॉक्टर दिए जाएंगे। भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने बॉन्ड डॉक्टर की समस्या को उठाया तो स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया, 1079 विशेषज्ञ डॉक्टर की भर्ती होने जा रही है। 8084 नर्सिंग स्टाफ से लेकर भृत्य तक की नियुक्ति होगी। कुल 10,000 से करीब स्टाफ और डॉक्टर इस साल भरे जाएंगे। मैं मानता हूं कि डॉक्टर की कमी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछा हूं कि बैकुंठपुर जिला अस्पताल में कितने सेटअप हैं अस्पताल का। गेटअप के बाद सेटअप होता है ना, इसलिए पूछा हूं मैं कितने सेटअप हैं, क्या यदि हाँ तो कौन कौन से पद भरे हैं, कौन रिक्त हैं, उनकी क्षमता कितनी है तथा वर्तमान में और किन किन पदों के स्टाफ की आवश्यकता है। विगत 2 वर्षों में कितने मरीज हॉस्पिटल में एडमिट किए गए तथा कितने मरीज अन्य अस्पतालों में भेजा गया। मैं ये मंत्री जी से पूछा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरे लिए विशेष पल है और बड़े भावुक पल हैं कि जिन्होंने मुझे एक अभिभावक की तरह एक पंचायत से लेकर यहाँ पहुँचाया और एक से व्यक्ति मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इसलिए ठीक जवाब देना। और उन्होंने ऐसा प्रश्न भी पूछा है जो लोकहित और जनहित में है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि बैकुंठपुर जिला अस्पताल में सिविल सर्जन से लेकर विभिन्न स्टाफों के 188 पद स्वीकृत हैं। उनके विरुद्ध में 111 लोग कार्यरत हैं, 77 पद रिक्त हैं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जवाब आ जाए ना। सेटअप पूछ रहे हैं, सेटअप कितना? नहीं, जवाब आ जाए फिर आप प्रश्न कर लेंगे। तो 77 पद जो रिक्त हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें 98 पद हम जीवन दीप समिति, डीएमएफ और एनएचएम से भर लिए हैं, लेकिन उनकी चिंता जायज है। हमारे पास जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उसमें 6 पद रिक्त हैं और चिकित्सा अधिकारी 9 पद रिक्त हैं, जिसकी उन्होंने शायद उसी के लिए उन्होंने चिंता किया होगा। साथ ही साथ जो मरीजों की भर्ती और रेफर की उन्होंने बातचीत पूछी है, तो 2022-23 में 19,821 मरीज भर्ती हुए जिला अस्पताल बैकुंठपुर में। उसमें से 1410 को रिफर किया गया और 22-23 में 20,103, उसमें 1941 रिफर किया गया। और अभी इस वित्तीय वर्ष में 5318 अप्रैल से लेकर जून तक में 5318 मरीज वहां पर आए, भर्ती हुए। उसमें 481 हम लोगों ने रिफर किया। औसतन 9 से 10% रिफर करना पड़ रहा है माननीय अध्यक्ष। चलिए ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बोले कि 188 नहीं, 187 पद वहाँ का स्वीकृत है, 111 कार्यरत है और 76 रिक्त है। दूसरा है सिविल सर्जन 1 है लेकिन वहाँ खाली है। तीसरा चिकित्सक प्रथम श्रेणी का 13 है, उसमें 7 भरा है और बाकी खाली है। चिकित्सक अधिकारी 25 हैं, जिसमें 16 भरा है, 9 खाली है। ये सब जो खाली हैं इसी के चलते रेफर हो रहा है। तो सब डॉक्टर अगर रहते तो रेफर नहीं होता। आए दिन वहाँ जो रेफर हो रहा है, ये रेफर कब तक खत्म होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है और बैकुंठपुर जिला अस्पताल से मैं भी वाकिफ़ हूँ, चूँकि मेरे भी जिला में अभी तक जिला अस्पताल संचालित नहीं है। दोनों जिले का संयुक्त रूप से संचालित है। सिविल सर्जन आपको मैं 15 दिन के अंदर उपलब्ध करा दूंगा रेगुलर। साथ ही जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं इनको भी 100% तो नहीं, लेकिन 6 में जो 2-3
बहुत जरूरी हैं, इनको 15 दिन के अंदर मुहैया करा देंगे और साथ ही साथ 15 दिन के अंदर जो मेडिकल ऑफिसर की कमी है उसको 100% भर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्याम बिहारी जी, माननीय मंत्री जी, जो घोषणा करते हैं उसको पूरा भी करना पड़ता है। मैं आपको ध्यान आकर्षित करवा रहा हूँ थोड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने विधानसभा में जो भी घोषणा की है, आप बताइए उसको नहीं पूरा किए होंगे। तो हमने बोला था पूरा वेयर हाउस के जितने भी प्रबंधक है सबको चेंज कर देंगे, हमने चेंज कर दिया पूरा, पता कर लीजिए। चलिए, माननीय मंत्री जी, आपने सब बता दिया, सेटअप बता दिया और जो कमी है उसको ही बता दिया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय कि ये प्रथा जो चल रहा है वहाँ पर, जो डॉक्टर अपने घरों में मेडिकल दुकान लगा के रखे हैं, घरों में, ये कब तक समाप्त होगा? घर का दुकानदारी कब तक चलता रहेगा? इसीलिए आज जो है हॉस्पिटल में समय पे नहीं आते हैं, सेकेंड टाइम में तो आते ही नहीं कोई डॉक्टर, इसलिए आज वहाँ पे परेशानी हो रहा है। आए दिन जो भी बात होता है, सीधे पेट का दर्द है तो भी रेफर, हाथ टूट गया है तो भी रेफर, लड़का पैदा करना है तो भी रेफर। 50-50 हजार रुपया बगल में शर्मा डॉक्टर का हॉस्पिटल है, एक डिलीवरी केस में 50 से 60 हजार रुपये लेता है। तो ये कब तक समाप्त होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टरों को चूंकि वहाँ पूरे सदस्यों को बताना चाहूँगा कि 2 प्रकार के डॉक्टरों का उसमें वो रहता है। एक तो जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर होते हैं जो अपने घरों में खाली टाइम में प्रैक्टिस करते हैं वो होते हैं, और दूसरे नॉन प्रैक्टिस वाले होते हैं। तो जो नॉन प्रैक्टिस है उनको हम अलग से कुछ उनको अलाउंस देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हैं वो अपने हॉस्पिटल टाइम के अलावा अपने घरों में भी वो लोग प्रैक्टिस और मरीजों को देखते हैं। बाकी आपकी चिंता जायज़ है, मैं भी उससे वाकिफ़ हूँ। महिला चिकित्सक की हम लोगों ने नियुक्ति किया था, एनेस्थीसिया भेजा था, बॉन्ड वाले सर्जन भेजा था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उस पर भी हम लोग कुछ और कठोर नियम बनाने वाले हैं। फिर भी 15 दिवस के अंदर कहीं से व्यवस्थित करके एनेस्थीसिया और महिला और सर्जन की हम व्यवस्था करेंगे, ताकि कम से कम जो डिलीवरी की समस्या है वो दूर हो जाए। आप डेट नोट कर लीजिए, 15 दिन के बाद मेरे को बताइए। मैं नोट कर लिया और आपसे पूछूंगा, लेकिन आप मुझको ये बताइए कि एनेस्थीसिया तो एक है और वो 1 महीना बचा है उसका, वो बाउंड वाला है, फिर क्या करोगे? फिर एनेस्थीसिया नहीं रहेगा, गायनकोलॉजिस्ट है नहीं, सर्जन है नहीं, तो क्या होगा फिर हॉस्पिटल का? फिर रेफर रहेगा, वो बंद नहीं होना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वो उनके गुरु हैं, उनके चेले हैं। तो ये गुरु और चेले मिलके कोरिया जिले में बैठ के ये मामला सॉल्व नहीं कर सकते? छोटी छोटी सी बात। हाँ, यहाँ तक नहीं आना चाहिए। ये मामला पूरे प्रदेश में ही ऐसी स्थिति है। बॉन्ड की बात आप कर रहे हैं मंत्री जी, टीएस सिंहदेव साहब यहाँ थे, मैं वहाँ से बैठ के पूछा था कि बॉन्ड भरवा देते हैं, बड़े बड़े लोगों के बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं सरकारी खर्चे में, वो पैसा पटा देते हैं। तो ये बॉन्ड वांड से तो कुछ हल होगा नहीं। आप उसका कोई बढ़िया निर्णय कराइए, कड़ा निर्णय कैसे होगा, क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, बता दीजिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 2-3 प्रकार के तीनों का प्रश्न आए हैं। माननीय भैयालाल जी को मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए आप हम दोनों बैठकर चिंता करेंगे। दूसरा, आदरणीय धर्मजीत सिंह जी ने जो डॉक्टरों के लिए कहा, तो मैं बताना चाहूँगा सदन को कि 1079 डॉक्टरों की हम विशेषज्ञ से लेकर जो मेडिकल ऑफिसर और विभिन्न विभागों के जो डॉक्टर हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दिए हैं। साथ ही 8084 स्टाफ नर्स से लेकर भृत्य तक के उनकी नियुक्ति कर रहे हैं। 232 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर को भर्ती के लिए हमने पीएससी को भेज दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय। इस प्रकार 10,000 के आसपास स्टाफ से लेकर डॉक्टर की भर्ती प्रक्रिया हम इस साल करने की तैयारी में हैं। प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था, बलौदाबाजार, हिंसा और बिजली की दर बढ़ाने सहित अनेक मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को विधानसभा घेराव करने का प्रयास किया। कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में हुआ।
कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सचिन पायलट रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने विधानसभा घेराव को लेकर कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता आज विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। राज्य का लॉ एंड ऑर्डर चरमरा रहा है। सरकार का ध्यान शासन में नहीं, विरोधियों को टारगेट करने पर है, कांग्रेस के लोगों को परेशान करने पर है। केंद्रीय बजट में भी देखा गया है कि ये सरकार बचाने का बजट रहा है। बजट में छत्तीसगढ़ राज्य को क्या मिला, ये ढूंढने से नहीं मिल रहा है। 2024 के इस बजट से महंगाई कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, जनता की आवाज को मुखर करने का कार्यक्रम है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज विधानसभा का घेराव का ऐलान किया है। समूचे प्रदेश से कांग्रेस के कार्यकर्ता और आमजन आज विधानसभा का घेराव करेंगे और मुख्य रूप से प्रदेश की सरकार ने चुनाव के समय जो वादे किए थे उनको पूरा न करना एक बात है, लेकिन जिस प्रकार से शासन चल रहा है, जिस प्रकार से रोज घटनाएं घट रही हैं, अपराध आसमान छू रहा है, इस प्रकार की घटनाएं जो पहले कभी इस प्रदेश में नहीं होती थी वो हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा रहा है और सरकार का मुझे लगता है कि ध्यान शासन करने में नहीं है, उनका सिर्फ विरोधियों को टारगेट करने का है, कांग्रेस के लोगों को परेशान करने का है। और अभी केंद्र का बजट कल आया, केंद्र के बजट में जैसा राहुल जी ने कहा ये तो सरकार बचाओ बजट है और हमारा कोई विरोध नहीं है बिहार के लोगों से या आंध्र के लोगों से, लेकिन जिस प्रकार से बजट का आवंटन किया गया है छत्तीसगढ़ में, यहाँ 11 सीटें हैं लोकसभा की, यहाँ भाजपा का बहुमत मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य को इस बजट में क्या मिला ढूंढे नहीं मिलता है। तो इस बजट से भी ना तो महंगाई कम होने के आसार दिख रहे हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार हर तरह नाकाम हो चुकी है। सिर्फ बयानबाजी ये लोग करते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, पार्टी के नेता, लेकिन जो उन्होंने बहुमत लेने के लिए आश्वासन जनता को दिए थे, महंगाई के, रोजगार के, शासन के, लॉ एंड ऑर्डर के, गवर्नेंस के, वो सब दूर दूर तक पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। और हम लोग जब अपनी बात रखना चाह रहे हैं, जैसा अभी अध्यक्ष जी ने कहा, अगर लोकतंत्र में धरना करना, प्रदर्शन करना, रैलियां करना, ये हमारा अधिकार है, हमारा दायित्व है। एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष होने के नाते लोगों को आने से रोका जा रहा है, बाधाएं बनाई जा रही हैं, प्रदर्शन करने से रोका जाता है, लोगों को डिटेन किया जाता है, फर्जी मुकदमे किए जाते हैं, क्या युवक कांग्रेस हो चाहे कांग्रेस हो, लोगों को टारगेट किया जाता है। सरकार दमनकारी नीति का उपयोग कर रही है, जिसकी मैं निंदा करता हूं। लेकिन आज का हमारा जो घेराव होगा, तमाम प्रदेश के नेता इसमें शामिल होंगे और हम सब एकजुटता से जनता की आवाज को मुखर करेंगे। ये कोई कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं हम जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए मुख्य विपक्षी दल होने के नाते उन मांगों को लेकर सरकार की नींद खोलना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद मैं उम्मीद करता हूं सरकार सचेत रहेगी और जो शेष इनका समय बचा है शासन करने का, वो जनता की उम्मीदों के अनुरूप काम करेगी। जो प्रदर्शन होती है वो आमतौर पर 3-3.5 साल बाद देखने मिलती है, 6 महीने में आप लोगों को प्रदर्शन की आवश्यकता बढ़ रही है, ऐसी क्या? हमको भाई कोई शौक थोड़ी ना है, हम लोग जब देखते हैं त्राही त्राही हो रही है, हर तरह आप रोज घटना होती हैं, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, डकैतियां हो रही हैं, मारकाट हो रही है, अपराध हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, और शासन का सिर्फ आश्वासन देने का काम थोड़ा ना होता है। तो कार्रवाई, ठोस कार्रवाई करें, लोगों के जहन में को विश्वास पैदा करें। और रोजगार की बात हो, फसल खरीद की बात हो, हर मोर्चे पर सरकार फेल है मुझे लगता है। और आप सही कह रहे हैं, आमतौर पर 1, 2, 3 साल के बाद सरकार की एंटी इनकम्बेंसी स्थापित होती है, लेकिन इस सरकार ने रिकॉर्ड बना दिया है। चुनाव जीतने के तुरंत बाद दूसरा लोकसभा का चुनाव हुआ है, लेकिन इनका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, और मुझे लगता है कि यहाँ का जो शासन है वो रायपुर से नहीं चल रहा है, वो दिल्ली से चल रहा है। यहाँ पर प्रदेश के स्तर पर कोई निर्णय लिए नहीं जाते हैं, कोई जवाबदेही तय नहीं होती है। तो हमारी पार्टी सदन के अंदर, सदन के बाहर सक्रिय रूप से, और हम एक सकारात्मक विपक्ष हैं, हम सिर्फ सांकेतिक विरोध नहीं कर रहे हैं। जो मूलभूत सुविधाओं से जनता आज वंचित है उनको लेकर बात उठा रहे हैं, नौजवानों की बात को उठाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के प्रदर्शन के बाद सरकार संज्ञान लेकर उचित कदम उठाएगी, ऐसा मैं मानता हूं। इंडिया गुट के नेता प्रदर्शन करने वाले प्रदेश में बढ़ते अपराध का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधानसभा का घेराव कर रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया था। इसे पूरे देश ने देखा है कि किस तरह लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था चरमरा गई थी।
जनता ने इसे देखा और कांग्रेस की सरकार हटाकर बीजेपी की सरकार बनाई। कांग्रेस कानून व्यवस्था के नाम पर राजनीति कर रही है और भाजपा पर पूरी ट्रांसपेरेंसी और जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन मुद्दा विहीन है। इसका लक्ष्य केवल भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए है। जनता जिन्हें अस्वीकार कर चुकी है, ये विधानसभा घेराव का मुद्दा केवल सरकार को बदनाम करने की राजनीति से प्रेरित रहे। नहीं, वास्तविकता तो ये है कि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार रही और पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा देश ने देखा कि इन लोगों ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना के रखा था। लॉ एंड ऑर्डर, कानून की व्यवस्था चरमरा गई थी। लूट, हत्या, अनाचार, दुराचार, बलात्कार सभी सीमा रेखाएं छत्तीसगढ़ में पार करके रख दिया था और उसका परिणाम भी हुआ। जनता ने इसको देखा और जनता ने और इसका परिणाम भी दिया सरकार से हटा के। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन में और बड़ी प्रतिबद्धता के साथ कि बहुत ही स्वच्छ पारदर्शी सरकार, जनता के हितों की सभी प्रकार से सुरक्षा करने वाली सरकार। और अभी तो ये आचार संहिता लगने के बाद आप देखिए किस तेजी से सभी काम सुचारू और व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से अभी तक तो उन्हीं की जवाबदेही होनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ को जिस चौराहे पे खड़ा करके रखा उन्होंने, और आज पॉलिटिकल उसके लिए इस तरीके से ये घेराव और ये धरना और ये प्रदर्शन, तो जनता तो समझ रही है, सब देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरे जिम्मेदारी के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और सभी व्यवस्थाओं को समुचित रूप से व्यवस्थित करके चलेगी। थैंक यू। मुद्दों के अभाव में संघर्ष कर रही कांग्रेस आज एक प्रदर्शन जो करने जा रही है वो मुझे लगता है कि उसमें असफल रहेगी। किसी भी राजनीतिक दल को यदि आम जनता के बीच में विश्वास हासिल करना है तो उन्हें ईमानदारी के साथ में काम करने की आवश्यकता है। जो कांग्रेस आज विधानसभा चुनाव में हार, लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है, उसकी समीक्षा करने की जिनको ताकत नहीं है, वो बीजेपी की सरकार को बदनाम करने के लिए एक नाकामयाब प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल को यदि स्थापित होना है तो वो आम जनता के मुद्दों को लेकर काम करे, लेकिन उन मुद्दों पर काम करने के पहले अपने घर को ठीक करे, जिस घर की ताकत से वो संघर्ष करना चाहती है। आज कांग्रेस में इतनी फूट है कि कोई नेता एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। एक परिवार के पीछे चलने वाले, गांधी परिवार की चाटुकारिता करके अपनी राजनीति को चमकाने वाले लोग आम जनता के मुद्दों पर कोई संघर्ष नहीं करते हैं। और यही कारण रहा कि भूपेश बघेल जी भी जब सरकार में थे उन्होंने नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का प्रयास किया। जनता ने उनको बदनाम करके बाहर का रास्ता दिखाया है, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। इससे मुझे लगता है कि कांग्रेस यदि एक राजनीतिक दल अपने आप को मानती है तो ईमानदारी के साथ में अपने पार्टी को ठीक करे और फिर मुद्दों के साथ में आए। आज का विधानसभा का प्रदर्शन अपने को जीवित रखने का प्रयास है कि हम भी एक राजनीतिक दल के रूप में इस देश के अंदर में, इस प्रदेश के अंदर में है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है: लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है।
कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं।
इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड पीएचडी की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टूडेंट्स ग्रुप, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियां ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियां। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉयंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी की नई अध्यक्षा श्रीमती सुमन पांडे रविवार 28 जुलाई को लॉयंस क्लब के संकल्पम प्रथम डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट बैठक एवं डिस्ट्रिक्ट शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने अपनी कार्यकारिणी टीम का नेतृत्व करते हुए सतना प्रस्थान करेगी। लॉयंस अध्यक्ष सुमन पांडे संकल्पम समारोह में सम्मिलित होने सतना प्रस्थान करेंगी। गौरतलब है कि लॉयंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी की नई अध्यक्षा श्रीमती सुमन पांडे रविवार दिनांक 28/7/2024 को लॉयंस क्लब के संकल्पम प्रथम डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट बैठक एवं डिस्ट्रिक्ट शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने अपनी कार्यकारिणी टीम का नेतृत्व करते हुए सतना प्रस्थान करेगी। दुर्ग शहर के सामाजिक सेवा कार्यों एवं मानव मात्र की सेवा में समर्पित लॉयंस क्लब के लक्ष्य को गति प्रदान करने हेतु संकल्पित ऊर्जा ग्रहण कर शहर को नए आयाम में ले जाने हेतु नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कृत संकल्पित है। आपके साथ लॉयन अनीता तिवारी, टेमर, MJF लॉयन एवं अंतरराष्ट्रीय साहित्यकार डॉक्टर रौनक जमाल, क्लब सदस्यता विस्तार अधिकारी
पीएमजेएफ लॉयन सतीश चंद सुराना, क्लब एडमिनिस्ट्रेटर लॉयन कैलाश बरमीचा, लॉयन स्नेहलता साहू पूर्व अध्यक्ष भी सम्मेलन में सम्मिलित होगी। महान साहित्यकार छायावादी काव्य के प्रणेता पद्मश्री मुकुटधर पांडे के रविवार की बहू, मुखी प्रतिभा की धनी मिलनसार व्यक्तित्व की महिला श्रीमती सुमन पांडे स्नातकोत्तर शिक्षित और अनेक संस्थाओं के माध्यम में सामाजिक एवं मानव सेवा करने वाली वरिष्ठ प्रतिष्ठित महिला है, जिनके शपथ ग्रहण के पश्चात क्लब की गतिविधियों में ऊर्जा का संचार तीव्र गति से हो रहा है। साथ ही नए सदस्यों के लिए ये प्रेरणा भी साबित हो रही है और नवीन सदस्यों के लिए प्रेरणात्मक संदेश भी पहुंचाती हुई मील का पत्थर साबित हो रही है। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में लगातार हो रही बारिश और आसपास के क्षेत्रों से बहकर नालों के माध्यम से आने वाले पानी के साथ ही बड़े बांध से छोड़े जा रहे पानी से शिवनाथ नदी अपने रौद्र रूप में नजर आने लगी है। वही जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर रखे हैं। दुर्ग में एक बार फिर शिवनाथ नदी अपने पूरे रौद्र रूप में नजर आ रही है। लगातार हो रही बारिश और बड़े बांध जैसे मोगरा बैराज सहित अन्य क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने से शिवनाथ नदी का जलस्तर दिन ब दिन बढ़ने लगा है। देख सकते हैं किस तरह से नदी में जल प्रवाह हो रहा है। मैं जो 3 कानून है ना, उसमें यह है कि आपदा से संबंधित अगर कोई समाचार चलाते हो तो आपको न्यायालय जाना पड़ सकता है। मोगरा बैराज और तांदुला डैम से अब तक 76,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जिससे लगातार दुर्ग में स्थित शिवनाथ नदी अपने पूरे शबाब में बहती दिखाई पड़ रही है। नदी में बने एनीकेट से 7 फीट ऊपर तक बह रहा था पानी, जो लगातार बढ़ने लगा, जिससे आसपास के नदी किनारे गांव पानी में घुसने भी लगा है। इसी के तहत जिला प्रशासन ने अभी से सतर्क रहने की अपील की है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम भिलाई की कथनी और करनी में हमेशा से फर्क देखा गया है। आप इस खबर को देखिए और खुद फैसला कीजिए कि काम कितना हो रहा है और ढोल कितना पीटा जा रहा है। इस पूरी खबर को देखने और समझने के लिए पहले आप देखिए नगर पालिका निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी अजय शुक्ला क्या बता रहे हैं। अभी बारिश का समय चल रहा है और हमारे यहाँ चल रहा है, जो भी आवारा पशु जो है रोड के ऊपर बैठे मिल जाते हैं, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना होती है और जानवर कभी उठ के भागने लगते हैं। तो सभी जितने भी पशु मालिक हैं उनको सख्त निर्देश है कि अगर वो जानवर को अपने नहीं बांधेंगे तो एक बार हम पकड़ेंगे, दूसरी बार पकड़ेंगे, तीसरी बार सीधे पशु मालिक के ऊपर FIR दर्ज होगा और उनको जेल जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गलती आपके जानवर की गलती नहीं है। दूध आप निकालते हो, सब चीज़ निकाल कर जानवर छोड़ देते हो और उस जानवर के कारण आए दिन दुर्घटना हो रही है। तो ये सचेत हो जाइए, जो भी पशु मालिक हैं अब उनको जेल जाना पड़ेगा अगर वो आवारा पशु को रोड में छोड़ेंगे। जो भी आवारा सांड हैं, आवारा मतलब जो बैल हैं, उनके लिए हमारे यहाँ D-Mart का बना हुआ है। D-Mart हमारा गोठान, वहाँ पर उनको डाल रहे हैं, उनके चारे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया भाई पशु मालिक की तरफ से कि वो आवारा हो गए। ये बताइए, गाय का दूध, भैंस का दूध तो आप निकाल लिए, तब तो जानवर आपका अपना था। अब जो है उसका जो सांड हो गया, जो बैल हो गया, उसको छोड़ दिया आवारा टाइप का। तो भैया ये भी तो आपको पकड़ना है। अगर आप व्यवसाय कर रहे हो, दूध चला रहे हो, तो आपको दोनों जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बहरहाल जहाँ तक हमारे पास समाचार है कि हम लोग जो है D-Mart के पास हमारा गोठान है, वहाँ पर बैल और बैल सांड जो भी इस तरह से हैं, जो मेल हैं, उनको ला करके हम लोग वहाँ पर छोड़ रहे हैं, उनके खाने पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। तो आपने सुना, भिलाई नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी एक अभियान के बारे में बता रहे हैं, जिसके तहत भिलाई शहर के मुख्य और आंतरिक सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को पकड़कर निगम भिलाई के गौठान में रखा जा रहा है। और तो और वे पशु मालिक जिनके पशु रोड पर आवारा घूमते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए FIR करने की बात कर रहे हैं। परंतु दूसरी तरफ आप जो वीडियो देख पा रहे हैं, यह सब बताता है कि स्थिति ठीक इसके उलट है, क्योंकि आज भी भिलाई निगम क्षेत्र में निवास करने वाले लोग सड़कों पर चलते हुए दुर्घटना का शिकार सिर्फ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन सड़कों पर आवारा मवेशियों का कब्जा है।
और रही सही कसर आवारा कुत्ते पूरा कर देते हैं। इन दोनों को ही सड़क से हटा पाने में निगम भिलाई का अमला हमेशा फेल होता नजर आया है। बस एक टीम निकलती है, 4 मवेशी को किसी तरह से पकड़ लिया जाता है और खाना पूर्ति करके बड़ी बड़ी बातें की जाती है और इसका खामियाजा निगम क्षेत्र में रहने वाले आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। कभी किसी के हाथ पैर टूटते हैं तो किसी का सर फट जाता है और तो और रात के समय तो इन सड़कों पर चलना स्वयं अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। तो आप भी सोच समझकर निगम भिलाई की सड़कों पर वाहन लेकर निकलें और सावधानी से वाहन चलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। ओनली शी, जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्पवेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, कैमिसोल, साइकिलिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी, जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वर्षों पुराने लुचकी तालाब में सैकड़ों की तादाद में मछलियां मृत पाई गई, जिससे आसपास सनसनी फैल गई। लोगों ने तालाब में उफनती मछली को देखा और पानी दूषित होने का बड़ा कारण बताया। दुर्ग के वार्ड 7 में स्थित लुचकी तालाब में सुबह सैकड़ों की तादाद में मछलियां उफनती नजर आई। ये सभी मछलियां मृत अवस्था में थी, जिसके बाद आसपास फैली जानकारी के बाद लोगों की भीड़ यहां पर जमा होना शुरू हो गई। गौरतलब है कि दुर्ग के इस वर्षों पुराने तालाब के बारे में लोगों ने इसका पानी दूषित होना बताया। साथ ही अब इस तालाब का रख रखाव ठीक नहीं होना भी पाया गया। बता दें, इस वार्ड के लोगों के अलावा अधिकांश लोग इस तालाब में निस्तारी किया करते थे, मगर धीरे धीरे अब ये सब कम होने लगा और साथ ही तालाब का निकासी नहीं होना इसका मुख्य कारण माना गया। बता दें, लगातार हो रही बारिश का पानी और साथ ही तालाबों के चारों तरफ का गंदा पानी इसी तालाब में समा जा रहा है और इस गंदे पानी की वजह से पूरा तालाब दूषित हो चला है। साथ ही तालाब से पानी निकालने सारे रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं, जिससे पानी एक जगह इकट्ठा होकर पूरा तरह पानी को दूषित कर रहा है। इस शायद यही कारण होगा कि मछलियां मरने लगी और उफन कर सतह से ऊपर आ गई। इसे लेकर लोगों में कौतूहल और चर्चा बना हुआ है। उसका कारण ये भी है कि शायद मछुआरा द्वारा ही करंट का तार बिछाकर मछलियां पकड़ने का कोई तरीका अपनाया गया हो। बहरहाल अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इस दिशा में किस तरह से जांच करवाता है, जिसमें मृत पाई गई मछली अगर दूषित पानी की वजह से मरी हो तो मछुआरा द्वारा पकड़ी गई मछली क्या अब आम लोगों के खाने योग्य नहीं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल में आने वाले कर्मचारियों के अर्बन बैंक का चुनाव 24 एवं 25 जुलाई को संपन्न होना है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल में आने वाले कर्मचारियों के अर्बन बैंक का चुनाव 24 एवं 25 जुलाई को होना है। 24 जुलाई को आम कर्मचारी मतदान कर सकेंगे, वही रनिंग स्टाफ के कर्मी 25 जुलाई को मतदान करेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रेलवे मजदूर कांग्रेस के मंडल संयोजक डी विजय ने बताया कि वर्तमान में अर्बन बैंक में कोई सुविधा नहीं है। कर्मचारियों को हम वाहन लोन, बच्चों की शादी के लिए लोन, सेवा में रहते कर्मी की मौत पर सहायता राशि भुगतान आदि की सुविधा नहीं है। यदि हमारा संगठन इस चुनाव में जीतता है तो ये सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे। डी विजय ने यह भी बताया कि ये दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश में संचालित अर्बन बैंक आज तक कंप्यूटरकृत नहीं की गई है। यदि हमारा संगठन चुनाव जीतता है तो हम सबसे पहले बैंक को कंप्यूटरकृत करेंगे, जिससे सुविधाओं का इजाफा होगा, साथ ही कार्यकुशलता में भी तेजी आएगी। डिवीजन ने सभी कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे अर्बन बैंक चुनाव में रेलवे मजदूर कांग्रेस के प्रत्याशियों को प्रचंड वोट से विजयी बनाएं। अर्बन बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो होता है, ये पूरा कलकत्ता, भुवनेश्वर और बिलासपुर जो तीनों जोन्स को मिला के एक बार इलेक्शन हो रहा है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोग बैंक में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है? बैंक में अभी इसी के लिए हम लोग लड़ाई शुरू किया है, क्योंकि यहाँ सुविधा बहुत कम है, दूसरा जोन से यदि कंपेयर करने से बहुत कम है। जैसे कि यहाँ नॉर्मल लोन मिलना है और चिल्ड्रन एजुकेशन नाम से 1000 मिलना है, और जो हॉलीडे होम का नाम से, ये जहाँ तक मेरे को मालूम है, इससे ज़्यादा कुछ ऐसा चीज़ ज़्यादा नहीं है। क्या एक्सेप्ट कर रहे हो आप लोग? हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा है जो साउथ सेंट्रल रेलवे में जो मिलता है उसमें मतलब आपको गाड़ी लेने, 4 व्हीलर लेने के लिए, और सेल्फ शादी करने के लिए, बच्चों का शादी के लिए, और जांच करने के हर तरफ का सुविधा मिलता है। इवन वहाँ 5% में भी ना लोन मिलता है। जो हमारा अमाउंट कुछ बैंक में रहता है, अमाउंट जो है उनको मिला के, उनको जोड़ के हमको लोन मिलता है 5%। क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे आप लोग? जो से हम लोग सोचते हैं उसी प्रकार मिलना, और सुविधा तो मिलेगा ही हम लोग जीतने के बाद। अभी इन लोग जो है कहीं भी एक अच्छा काम तो अच्छा सा किया नहीं, क्योंकि जो आदमी जो सर्विस में रहते हुए गुजर जाता है उनको
टोटल अमाउंट का नाम से कम 10,000 रुपये उनको घर जाके देना है। आज तक इन लोग दिया नहीं। इस तरीक़े से फाइनल में देने से भी कोई फ़ायदा नहीं। और डिविडेंड जो है 12 साल से दिया नहीं था। अभी हम लोग जो केस करके जो धरना करने से दिया है, अभी भी उस लेने में भी बहुत दिक्कत है। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, इस बैंक में एशिया में बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आज तक यहाँ कंप्यूटराइज नहीं हुआ। इससे बड़ा शर्म की बात और हो ही नहीं सकता। हमारा जो बैंक में हॉलिडे होम का नाम से विविध अच्छा सिटीज़ में होम्स है, मगर आज बुकिंग करने के लिए किसी का पीछे घूमना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। क्यों ना हम ऑनलाइन में कर सकते, क्यों नहीं करते? जब हमने यहाँ हरिद्वार में रहते हुए हमारा टिकट कंफर्म हो तो वहाँ डॉर्मेटरी बुक कर लेते। यहाँ वो सुविधा को दिलाना नहीं चाहता इन लोग। इस तरीके से पूरा कर्मचारी बहुत डिप्रो में है, जो किसी सुविधा इन लोगों को ढंग से मिलता नहीं। बैंक में जाके बैंक जाने से बैंक में ऐसा सड़ा हुआ बैंक है, उसको अंदर जाने के लिए मौका नहीं मिलता है और वहाँ कोई सुविधा तो बिल्कुल नहीं है। और आज भी कंप्यूटराइज नहीं होने के लिए हमने कभी 2 दिन भी लगाना पड़ता है जो बैंक में लोन लेने के लिए। अच्छा, ये बताइए भैया, चुनाव कब है आप लोग का? चुनाव हम लोग को 24 तारीख को एक सभी लोगों के लिए होगा, रेल कर्मचारियों का, मगर ड्राइवर में रनिंग स्टाफ जो है उनको 25 तारीख को भी इलेक्शन होंगे, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक। बहरहाल इस अर्बन बैंक का चुनाव 25 तारीख को संपन्न होगा। वहीं चुनाव में बड़ी संख्या में रेल कर्मी मतदान करने शामिल रहेंगे। एसीएन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। बालोद जिले में डोंडी लोहारा क्षेत्र के ग्राम भेड़ी के आंगनबाड़ी में 3 साल का नैतिक सिन्हा पढ़ने गया था। वहां पर वह बाकी बच्चों के साथ खेल रहा था। इस दौरान वह पास के ही नाले में बह गया। घटना की सूचना मिलने के बाद गोताखोरों की टीम बच्चे की तलाश में जुट गई थी। 20 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर ग्राम बड़गांव के पास झाड़ियों में नैतिक का शव मिला। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।